हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि हमने आपको जो कंप्यूटर का पहला वीडियो था वो आपको डाल दिया था, जो कि मैराथन थी आपकी, लगभग 3.5 घंटे की मैराथन थी, जिसमें आपके पीडी क्या थी, पीडी के बाद आपका इनपुट आउटपुट और बहुत से चैप्टर थे जो आपके कंप्लीट करा दिए थे। और ये 2 वीडियो में हम आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है, चाहे आप एनटीपीसी का देने जा रहे हो, चाहे आपका ग्रेजुएट का हो, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम होने वाला हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, चाहे अदर यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी का भी अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपको मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंटेंट क्या है। सिर्फ मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया था, वो भी एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए। 10 मिनट के वीडियो में हर एक जो भी शिफ्ट थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो आप सोचिएगा ये पूरा नोट्स है, ये हाथ से प्रिपेयर किया हुआ है और इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलेंगे। आपको पहले बता दे रहे हैं, ये हम 2-3 मिनट में आपका शुरू में टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में आप ये ना कहें कि आप हमको ये नहीं बताए। आपको इसमें पॉइंट वाइज हैं और ये पॉइंट वही हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को हमने लिखा है यहाँ पे जो अभी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं पॉइंटों को हमने पॉइंट वाइज मेंशन किया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल यकीन मानिएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने देंगे जिसमें कंप्यूटर आता है, वो इतना कंप्यूटर आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले जहाँ से आप तक पढ़ लिए थे, कुछ आपको दिखा देते हैं। जो आपकी यहाँ तक जितनी भी आपकी फुल फॉर्म थी वहाँ तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था कि फुल फॉर्म लगभग हमने आपको कराई थी, वो लगभग 80-90 फुल फॉर्म थी जो महत्वपूर्ण थी, जो सभी एग्जाम में पूछी गई थी। इसके बाद हम बात करने वाले थे, आज जो शुरू करेंगे वो करेंगे टोपोलॉजी। पहले आपको बताते हैं टोपोलॉजी होता क्या है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आप कोई भी कंप्यूटर को किस माध्यम से जोड़ रहे हैं, किस क्रम में जोड़ रहे हैं, उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी जैसे कि ये जो भाषा है ये बिल्कुल मेरे द्वारा लिखी गई है, तो आप समझिए बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा होगा। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और उसके बाद कुछ दोस्तों का कमेंट था कि भैया इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और आपको मेन चीज़ है, आप नोट्स से इतना नहीं तैयार कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। जैसे कि टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क को आकृति या लेआउट को कहा जाता है। जो टोपोलॉजी क्या कहते हैं, किसी भी नेटवर्क की आकृति है या फिर उसका लेआउट है, उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। कंप्यूटर को जिस आकार में आपस में कनेक्ट किया जाता है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी पूछा जाता है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। ये होती है आपकी 6 प्रकार की। अब इसमें से कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, जैसे कि आपकी होती है बस टोपोलॉजी। आपने सब लोग जानते होंगे बस टोपोलॉजी क्या होता है। जैसे कि सभी कंप्यूटर को एक ही केबल से जोड़े जाते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक केबल होती है इस प्रकार, और उसी से आपका नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 इस प्रकार जोड़े जाते हैं। इस तार के आरंभ और अंत में टर्मिनेटर लगे होते हैं। आरंभ में भी टर्मिनेटर लगा होता है, जैसे ये केबल है तो इसके यहाँ पे भी आपका एक टर्मिनेटर लगा हुआ है, एक इधर भी टर्मिनेटर लगा होता है। दोनों तरफ टर्मिनेटर लगा होता है और जो कंप्यूटर हैं एक ही केबल से सभी जोड़ दिए जाते हैं। बस टोपोलॉजी का उपयोग ईथरनेट द्वारा किया जाता है। जो ईथरनेट होता है उसमें बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी में जो कोएक्सियल केबल, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोएक्सियल केबल होते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है, उसका उपयोग होता है आपका बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में केंद्र में हब होता है। ये भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हब किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होता है आपका स्टार टोपोलॉजी। कौन सा, स्टार टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है, जिसके सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। जो हब होता है इसी से ही सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। चाहे कितने भी कंप्यूटर हों सभी को कनेक्ट करेंगे, वो हम सिर्फ करेंगे वो आपका हब से ही कनेक्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी माध्यम इसमें नहीं यूज करते हैं। इसके बाद सेंट्रल और वर्क स्टेशनों के बीच जो द्विदिशीय संचार होता है, ये किस में होता है, आपका स्टार टोपोलॉजी में होता है। ये भी क्वेश्चन ही, ये हमने आपको क्या बोला कि ये सिर्फ पॉइंट वाइज हमने लिखा है, ये आपके
हर एक क्वेश्चन है और हर एक आंसर है। इसमें अगर ज़रा सा इतना सिर्फ मिटा दो कि इसमें ये हटा दो आपको, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा सेंट्रल और जो वर्क स्टेशनों में किस संचार का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें अगर आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देवदवसी संचार का किया जाता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी में होता है एक ही केबल से एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ये जो आपके 1 2 3 4 लिखे ये आपके नोड हैं, और जो कंप्यूटर की भाषा नेटवर्क की भाषा में कंप्यूटर को ही हम नोड बोलते हैं। डाटा का प्रवाह एक दिशा में होता है और रिंग टोपोलॉजी का प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में काम करता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपीटर की तरह जो प्रत्येक डिवाइस है किस टोपोलॉजी में काम करता है, वो आपका आंसर होता है रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित कंप्यूटर दो दिशाओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे दो दिशाओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये भी आप जान लो। जैसे कि ये आपका 1 नंबर कंप्यूटर है, ये इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, यानी कि कंप्यूटर नंबर 5 से भी जुड़ा है, कंप्यूटर नंबर 2 से भी जुड़ा है। ये किस लिए होगा, इसको किस में बोलेंगे, ये दोनों दिशा में जुड़े होते हैं, इसको संभावित कंप्यूटर दोनों दिशा में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैश टोपोलॉजी। चौथे नंबर पर टोपोलॉजी है वो कौन सी है, आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर है प्रत्येक नोड से जुड़ा होता है, यानी कि प्रत्येक नोड है वो प्रत्येक नोड से हर एक नोड से जुड़ा होता है। इसमें कोई भी नोड है वो सेपरेट नहीं होता है, और ये सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है, वो मैश टोपोलॉजी मानी जाती है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। एक डिवाइस नेटवर्क में सभी को डाटा भेजा जाता है, जो सभी का डाटा होता है एक नेटवर्क डिवाइस से भेजा जाता है। एक कंप्यूटर के खराब होने पर फर्क नहीं पड़ता और गोपनीयता बनी रहती है। यानी कि जो मैश टेक्नोलॉजी होती है, अगर मान लो सपोज ये 2 नंबर कंप्यूटर खराब हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो भी इसकी सीक्रेट होता है, गोपनीयता होती है, वो बनी रहती है। आप देख लो यहाँ पे अगर 1 नंबर कुछ देख सकते हैं तो 4 नंबर से भी जुड़ा है, 3 नंबर से भी 2 नंबर से जुड़ा है। इसके बाद 2 नंबर को देख लो तो यहाँ पे 4 नंबर से जुड़ा है, यहाँ 3 नंबर से जुड़ा है, यहाँ 1 नंबर से जुड़ा है। इसी प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर होता है वो हर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये किस टोपोलॉजी में होता है, ये आपका मैश टोपोलॉजी में होता है। इसके बाद ट्री टोपोलॉजी की बात करेंगे। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों का गुण पाए जाते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी भी यूज की जाती है और आपकी बस टोपोलॉजी भी यूज की जाती है। वो कैसे की जाती है उसको भी आप समझिएगा। जैसे कि ये आपकी एक केबल है, इसमें आपको इधर भी एम्पलीफायर लगा दिए जाएंगे, यहाँ भी आपके एम्पलीफायर लगा दिए जाए। ये जो केबल होती है वो आपकी कोएक्सियल केबल होती है। इसके बाद यहाँ पे हम एक हब लगा देंगे और हब से यहाँ से हम कंप्यूटर को ऐड कर देंगे। ये आपकी कौन सी हो गई, आपकी जो स्टार टोपोलॉजी हो गई। और जो आपका केबल आई है, केबल से ये कंप्यूटर जुड़ा है, ये आपका बस टोपोलॉजी हो गई। बस टोपोलॉजी और जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है, दोनों का उपयोग किस टोपोलॉजी में करते हैं, वो आप क्या करते हैं, ट्री टोपोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट है, इससे जो ट्री टोपोलॉजी होती है इसको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टोपोलॉजी है, ये भी महत्वपूर्ण टोपोलॉजी है, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड का आप मतलब भी जानते होंगे और हाइब्रिड नाम से भी आप समझ रहे होंगे। हाइब्रिड क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जबकि ट्री टोपोलॉजी में क्या था, केवल बस और आपका जो स्टार टोपोलॉजी था, इन्हीं 2 टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ट्री टोपोलॉजी में। जबकि हाइब्रिड है, इसमें स्टार, बस, ट्री और जो आपके रिंग टोपोलॉजी, इसमें किसी में भी 2 भी टोपोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, 2 से अधिक भी टोपोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपको इसमें छोटा सा दिया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये आपकी एक केबल गई है, ये आपका हो गया स्टार टोपोलॉजी, वो बस टोपोलॉजी। इससे यहाँ पे एक नोड जोड़ दिया, यहाँ पे एक नोड जोड़ दिया, ये आपकी बस टोपोलॉजी हो गई। इसके बाद यहाँ से एक नोड लेके यहाँ पे हमने हब जोड़ दिया, यहाँ से हब के बाद यहाँ हमने अदर और कंप्यूटर जोड़ दिए। ये आपके किस में हो गए, आपके ये हो गए स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बाद यहाँ से हमने एक और लिया कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को जोड़ा, इसके बाद हमने रिंग में जोड़ दिए, रिंग में कंप्यूटर को जोड़ा, तो ये हो गई आपका रिंग टोपोलॉजी। इस प्रकार इसमें कितनी टोपोलॉजी हो गई, ये 3 हो गई। एक आपकी स्टार टोपोलॉजी, रिंग बस टोपोलॉजी, एक बाद स्टार टोपोलॉजी, एक आपकी रिंग टोपोलॉजी।
इस प्रकार 3 टोपोलॉजी उपयोग हो गई हैं, वो आपके हाइब्रिड टोपोलॉजी में हो गई हैं। इसके बाद इसका सबसे अच्छा, सबसे और बड़ा उदाहरण है वो इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट है वो किस टोपोलॉजी का उदाहरण है। आपका टोपोलॉजी चैप्टर है, बस इतना ही है। टोपोलॉजी में आप इतना समझ जाएंगे तो आप ये समझिए कि आपका टोपोलॉजी से है, यानी कि जो कंप्यूटर को जोड़ना है उससे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी साइबर सिक्योरिटी। ये भी हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिएगा 10 मिनट में आपका टोपोलॉजी फिनिश हो गया। आप ऐसे ही आप समझिए कंप्यूटर आपका ज़्यादा नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए और समझना ऐसे ही पड़ेगा कि कैसे काम करता है और क्या प्रोसेस होती है। इससे आप समझेंगे तो आसानी से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद जैसे बात करेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है, सिक्योरिटी की हमको क्यों ज़रूरत होती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आपका डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हमको खतरे भी ज़्यादा हो रहे हैं। चोरी भी, यानी कि जो डाटा है उसकी भी चोरी हो रही है, आपको फिशिंग भी हो रही है, अनेक प्रकार की हैं, जिसको रोकने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करते हैं। दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का कहते हैं। अगर कोई दुर्भावनापूर्ण है जो हमले हैं उनसे हमें बचना है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ये हमला मॉलवेयर की हो सकते हैं, हॉल जो हैकर्स होते हैं, या अन्य किसी माध्यम से आपके सिस्टम पर किया जाता है। जो आपका हमला है या तो ये मालवेयर की तरीके से होंगे, या आपके हैकर्स द्वारा किया जाएगा, या और कोई माध्यम होगा जिसके माध्यम से आपके कंप्यूटर है उस पर हमला किया जाएगा। इसके बाद जैसे वायरस की बात करेंगे कि वायरस क्या होता है और वायरस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वायरस वायरस क्या है, ये एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। वायरस कोई ऑटोमेटिक नहीं बनता, इनको बनाया जाता है। ये भी आपके एक प्रोग्राम ही है, इनको प्रोग्राम की तरह डिजाइन किया जाता है और इनको लेकिन गलत भावना से डिजाइन किया जाता है, इनको कोई अच्छी भावना से डिजाइन नहीं किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर में हानि पहुंचाने के लिए उद्देश्यों से बनाया जाता है। ये वायरस यूजर्स की बिना अनुमति के डाटा को संक्रमित करते हैं और डाटा को नुकसान पहुंचाने में या डिलीट कर देते हैं, जिन्हें मालवेयर या एडवेयर भी कहा जाता है। जो वायरस होते हैं ये आपके, यानी कि यूजर, यानी जो भी जिसका कंप्यूटर है उसके अनुमति के बिना उसमें पहुंच जाते हैं या डाल दिए जाते हैं, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जो आपका उनका डाटा होता है उसको या तो चुराते हैं या डिलीट कर देते हैं या उसको इनकप्ट कर देते हैं। इसके बाद वायरस एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यह मेमोरी इंटरनेट से फैलता है। वायरस हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि वायरस है किसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो उसमें दे दिया जाएगा कि आपकी मेमोरी, हार्डवेयर, डाटा, फाइल। तो आपको बिल्कुल बताना है कि आपको जो हार्डवेयर है उसको जो वायरस है नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब वायरस का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि वायरस का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, यानी कि महत्वपूर्ण जो सूचना है और रिसोर्स है उसको सीज करता है, उनको रोक देता है, यही इसका वायरस का फुल फॉर्म होता है। वायरस का जो आविष्कार किया था वो सबसे पहले किसने किया था, ये आविष्कार पूछे जाते हैं। इसका आविष्कार किया था फ्रेड कोहेन ने और वॉन न्यूमैन और फ्रेड कोहेन, इन्होंने वायरस का आविष्कार किया था। और जो पहला वायरस था ये खोजा गया था 1971 में खोजा गया था, जिसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था, क्रीपर नाम का जो पहला वायरस खोजा गया था और जिसका आविष्कार किया था वो फ्रेड कोहेन और वॉन न्यूमैन ने किया था। क्रीपर एक जब आता था किसी वायरस में, किसी भी कंप्यूटर में, तो वो एक शब्द छोड़ता था, एक शब्द लिखता था। जिस शब्द को भी पूछा गया क्रीपर है वो क्या शब्द बोलता था, वो लिखता था आई एम क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। मैं क्रीपर हूँ, अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप हमको पकड़ लीजिए। इसके बाद कुछ वायरस हैं जिनके नाम हैं, इन वायरस के नाम भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन वायरस हैं, कौन से वायरस नहीं हैं। तो आपको वायरस इनके नाम भी याद रखना है। जैसे माइकल एंजलो आपका वायरस है, माइडोम ये भी वायरस है, कोलंबस है ये भी वायरस है,
जेरूसलम ये भी वायरस है, सी ब्रेन वायरस है, कॉन्फिगर ये भी वायरस है, अन्ना कोर्निकोवा ये भी वायरस है, और आई लव यू ये भी वायरस है। आई लव यू है, ये आई लव यू नाम से ही जाता था और फाइल है उसको इनक्रप्ट कर देता था, इसलिए इसको नाम दिया है आई लव यू। ये वायरस है आई लव यू नाम से बनाया गया था। कौन कौन से, एक बार दोबारा देख लो कौन कौन से वायरस हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। जैसे माइकल एंजलो है, माइडूम है, कोलंबस है, जेरूसलम है, आपका सीब्रेन है, कॉन्फिगर है, अन्ना कोर्निकोवा है, आई लव यू है, ये आपके वायरस हैं। अब मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर भी जान लेते हैं। अभी आपने जो आपके वायरस हैं उनको जाना, अब हम जान लेते हैं मालवेयर को। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मालवेयर भी जैसे वायरस सॉफ्टवेयर होता है, इसी प्रकार मालवेयर भी सॉफ्टवेयर होता है, जिसे कंप्यूटर सर्वेसर, जो कंप्यूटर सर्वर है या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। जबकि आपके जो वायरस हैं ये आपकी फाइल को डिस्टर्ब करते हैं, फाइल कंप्यूटर को नुकसान करते हैं, डिलीट कर देते हैं फाइल। ये जो आपका मालवेयर है ये आपके कंप्यूटर सर्वर ही है, उसको ही मिटा देते हैं, उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनका उपयोग जानकारी चुराने, जैसे कि क्या होता है मालवेयर का उपयोग, इनका उपयोग जानकारी चुराने, फाइलों को हटाने या उपकरण को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे वायरस का काम होता है वैसे ही मालवेयर का भी काम होता है। अब कुछ ये भी मालवेयर, इनको जान लेते हैं। जैसे ट्रोजन, ट्रोजन आप एक मालवेयर है, इसके द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराने, पासवर्ड तोड़ने में किया जाता है। यह वायरस की तरह कॉपी नहीं बनाता, परंतु दूसरे वायरस के लिए रास्ता खोल देता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायरस इनमें से कौन सा वायरस है जो सेल्फ रिप्लिकेट नहीं करता है, यानी कि अपनी कॉपी नहीं बनाता है। तो आपको उसमें आंसर दिया रहेगा, तो उसमें जो आंसर होगा आपका ट्रोजन है, इसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। अगर ये है तो यही आपका ऐसा वायरस है जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है। इसके बाद कुछ और हैं, जैसे कुछ और ट्रोजन वायरस हैं, इनको भी जान लेते हैं। जैसे ट्रोजन वायरस हैं स्टॉर्म कायरल, कौन सा है, स्टॉर्म कायरल है, इमोटेट है, इसके बाद आई लव यू है, स्टक्सनेट है, कॉपी टू लॉकर इत्यादि। ये सभी कौन से हैं, जो ट्रोजन हॉर्स वायरस हैं ये हैं। कौन सा, स्टॉर्म कायरल, इमोटेस, आई लव यू, स्टकनेट, कॉपी टू लॉकर इत्यादि। यानी कि ये कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे गए हैं एग्जाम में, उन्हीं को हमने लिया है, ज़्यादा आपके लिए नहीं लिया है। ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते हैं, जितने इतने हमने लिखे हैं इतने तो आपको याद ही करना है। जैसे एंटीवायरस, अब जब कोई अगर प्रतिद्वंदी होगा तो उसका द्वंद्वी भी होगा, तो उसका प्रतिद्वंदी ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा। अब वायरस को समाप्त करने के लिए हमको एंटीवायरस बनाना पड़ेगा। एंटीवायरस के काम क्या होते हैं, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। एंटीवायरस, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है। एंटीवायरस का एंटीवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। मेलवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने, हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस का किस किस लिए उपयोग किया जाता है, वायरस को हटाने के लिए, मालवेयर है उसको हटाने के लिए, और उनको रोकने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मालवेयर के कुछ नाम थे, वायरस के कुछ नाम थे, उसी प्रकार कुछ एंटीवायरस के नाम हैं। जैसे कि ये मैक फ्री, आपने इसका नाम सुना होगा, यूज भी किया होगा, आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो। मैक फ्री आपका एंटीवायरस है। कास्पर स्काई आपका एंटीवायरस है। अवस्थ, अवस्थ को भी आपने बहुत यूज किया होगा, ये भी एंटीवायरस है। बिट डिफेंडर ये भी एंटीवायरस है। अब एवीजी ये भी एंटीवायरस है। नॉर्टन एंटीवायरस है। 360 सिक्योरिटी ये भी एंटीवायरस है। क्लीन मास्टर, ये आपके फ़ोन में भी देखा होगा आपने, क्लीन मास्टर का ऑप्शन आता है, वो भी आपका एंटीवायरस है। इसके बाद क्विक हील है, ये भी आपका एंटीवायरस है। कौन कौन से एंटीवायरस हो गए हैं, आपका मैक फ्री हो गया, कास्पर स्काई हो गया, अवस्थ हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, एवीजी हो गया, नॉर्टन हो गया, 360 सिक्योरिटी हो गया, क्लीन मास्टर हो गया, क्विक हील हो गया। ये आपके क्या हो गए, एंटीवायरस हो गए। एंटीवायरस के बाद वर्म, क्योंकि ये सभी मालवेयर हैं तो इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने वायरस पढ़ा, आपने एंटीवायरस पढ़ लिया, मॉलवेयर पढ़ लिया, ट्रोजन पढ़ लिया, इसी प्रकार होता है बॉम। अब बॉम क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है,
यह एक प्रकार का मालवेयर है। वॉर्म भी एक जो मालवेयर है जो कंप्यूटर से स्वयं की प्रतियां फैलाता है। ट्रोजन था वो आपका स्वयं अपनी प्रतियां नहीं बनाता था, यानी कि ट्रोजन सिर्फ आपकी जो फाइलें थी उनको इनक्रप्ट, डिलीट या जो आपका करता था। और ट्रोजन ऐसा है जो आपको दिखेगा बिल्कुल अच्छा, लेकिन होता है मालवेयर। इसी प्रकार जो वॉर्म होता है ये अपनी सेल्फ रिप्लिकेट होता है, यानी कि सेल्फ अपनी प्रतियां बनाना स्टार्ट कर देता है। ये अगर एक वायरस आया तो ये अपनी जो प्रतियां बना बना के उसमें पूरा जो स्टोर है उसको पूरा भर लेगा और अपनी प्रतियां हैं बनाता रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर बार नेटवर्क में ईमेल, वेबसाइट एंड चैट मैसेज के द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। यानी कि जो बॉम है ये आपके कंप्यूटर जो आपका बॉर्म नेटवर्क है उसके द्वारा भेजे जा सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, वेब पेज यानी कि जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उसके द्वारा भेजे जा सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा भेज सकते हैं। और इनको जो फैलाने का बिल्कुल आसान तरीका है, कंप्यूटर के द्वारा, मेमोरी के द्वारा आप भेज सकते हैं। इसके बाद कुछ टाइप ऑफ वर्म दिए गए हैं, यानी कि कुछ नाम है वर्म के, इनको भी याद रखना है। जैसे कि ईमेल वर्म, यानी कि ईमेल के द्वारा भेजा गया होता है उसको ईमेल वर्म कहते हैं। इंस्टेंट मैसेज एंड चैट वर्म, यानी जो हम चैट के द्वारा अगर किसी को वर्म भेजते हैं यानी कि मालवेयर भेजते हैं तो वो होता है चैट एंड इंस्टेंट मैसेज वर्म। इसके बाद इंटरनेट के द्वारा अगर आपके मॉलवेयर आया है तो उसको इंटरनेट वर्म बोलते हैं। फाइल सॉर्टिंग वर्म, यानी कि फाइल अगर किसी ने शेयर की उसके जरिए अगर भेजा गया है तो उसको हम फाइल शेयरिंग वर्म कहते हैं। इनके नाम याद रखना है कि कौन सा ईमेल वर्म होता है, कौन सा इंटरनेट वर्म होता है, कब ईमेल वर्म होगा, कब आपका इंटरनेट वर्म होगा, कब आपका चैट वर्म होगा, कब आपका फाइल सॉर्टिंग वर्म होगा और कब आपका इंटरनेट वर्म होगा। इनको भी आपको याद हो गया होगा और इनको आप बड़े ध्यान से अगर सुन रहे होंगे, आपको ज़्यादा सोचने वाली अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखते जाइए साथ साथ में। अगर नहीं लिख पाते हैं, अगर आप सुन भी रहे हैं साथ साथ, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और आप कोई भी एग्जाम है उसमें आप सही करके आएंगे, उसमें आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, इसके बचने के नियम क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी से हम कैसे बच सकते हैं। ये जो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपको साइबर सिक्योरिटी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा और इनके क्या क्या साधन हो सकते हैं बचने के लिए। इसके लिए जब आपको PYQ में देते हैं, जब आपके कथन निष्कर्ष वाले दिए जाते हैं तो भी आप उसमें आंसर इसमें दे सकते हैं। जैसे कि अज्ञात सेंडर से प्राप्त होने वाली कोई भी मेल या अटैचमेंट को ना खोलें। अगर कोई भी अज्ञात किसी ने मेल किया है तो उसको आपको नहीं खोलना है, ये एक पहला तरीका हो सकता है इससे बचने के लिए। इसके बाद है अपरिचित या संदेहपूर्ण वेबसाइट पर न जाएं। जिस वेबसाइट को आप नहीं जानते हैं, जो आपसे अपरिचित है, तो उस वेबसाइट को यूज नहीं करना है। तीसरा तरीका हो सकता है सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग न करें। अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान है जैसे कि स्टेशन है या अन्य जगह पर जहाँ पे ओपन वाईफाई मिलते हैं, पासवर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको वाईफाई है उसका यूज करने से बचना चाहिए। खातों के उपकरण के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग, जैसे कि जो भी आपका कोई भी आप ऐप चलाते हैं या फिर जिस पे आपको पासवर्ड डालना है, फ़ोन में पासवर्ड डालना है, तो उसके लिए एक अद्वितीय होना चाहिए, एक अच्छा सा पासवर्ड डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिंपल पासवर्ड डाल देते हैं और उसको कोई भी खोल देता है, कोई भी उसको तोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप उससे खतरे में ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद अपने एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से बाद में पैच आता है जिससे हमको अपडेट रखना पड़ता है। चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिनको समय समय पर अपडेट आता है तो उसको हमें अपडेट करते रहना चाहिए। ये आपके कारण हो गए जिनसे आप बच सकते हैं मॉलवेयर से। नेक्स्ट है आपका फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, ये भी एक बॉल तरीके से यानी दीवार तरीके से होती है। ये भी है मॉलवेयर से रक्षा करती है हमारी और मॉलवेयर आने से बचाती है। जैसे एक निजी नेटवर्क के अनधिकृत उपयोग को रोकने या बचने के लिए डिजाइन किया गया है सिस्टम है। यानी कि जो आपका निजी नेटवर्क है इससे इससे हमको बचना है, यानी कि अन्य नेटवर्क हैं जो मॉलवेयर हैं उनसे हमको बचना है। यानी कि निजी नेटवर्क है उनको अनधिकृत जो पहुंच है उससे बचाता है। फाइल
फायरवॉल है नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का संयोजन है। जो फायरवॉल होता है इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। ये दोनों का संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, फायरवॉल बोलते हैं। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क या सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क में ट्रैफिक की निगरानी करती है। फायरवॉल का क्या काम होता है, जो इनकमिंग नेटवर्क हो गए या आउटगोइंग नेटवर्क हुए इनकी देखभाल या निगरानी करने का फायरवॉल का ही कार्य होता है। ये आपने सिक्योरिटी पढ़ ली है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सॉफ्टवेयर। ये भी आपका लगभग 12-13 मिनट में पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। ये पूर्ण रूप से थ्योरी है और यहाँ से समझिएगा कि हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर आपको जानना है, सॉफ्टवेयर के प्रकार जानना है, किस प्रकार में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं इनको जानना है, तो आप बने रहिए और ध्यान से देखिएगा। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के पहले हम प्रकार पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपको जानना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप विंडो, ओएस ये अन्य नामों से बुलाते हैं, ये क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ट्रांसलेटर भी है, ये भी आपका क्या है, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर एक नहीं 3 तरीके के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं इनको हम पहले भी, इससे जो पहले वीडियो बनाया था फर्स्ट पार्ट में, आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लेना। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, बहुत महत्वपूर्ण जो चैप्टर थे उनको हमने पूरा करा दिया है। ये आपका सेकंड चैप्टर है तो इसमें अभी आपको वो चीज़ मिलेंगी लेकिन शॉर्ट में मिलेंगी, पूरी डिटेल से नहीं मिल पाएंगी। जैसे कि आपको फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और लोडर हो गया, ये भी आपके क्या हो गया, ट्रांसलेटर हो गए। वहाँ पे इसके बाद जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इनकी भी हम आगे बात करेंगे। थोड़ा आपको एक आइडिया देते हैं। जैसे पावर पॉइंट है, ये आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड है, जनरल है। फोटोशॉप है या फोटोशॉप है, ये भी आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन से? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक एंटीवायरस आ जाते हैं और एक डिस्क क्लीनर टूल्स आते हैं। डिस्क क्लीनर टूल्स में कौन कौन से? डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क, डिस्क चेकर एंड डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम, ये सभी किस में आते हैं? डिस्क क्लीनर टूल्स में आते हैं। यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे और यहाँ तक अभी तक मेरे साथ में चल रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि आप अच्छे से समझ रहे हैं, तभी आप हमारे साथ चल रहे हैं। और आपको समझना भी चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ये मानिए कि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था तो उसमें पहला पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसके बिना कंप्यूटर काम न करे, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने या उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर काम ना करे, जैसे कि अगर आपके में विंडो नहीं है तो आपका है कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कंपाइलर नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। जो आपकी विंडो है, जब आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको विंडो है यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो आपका कंप्यूटर जिस कंपनी का होता है वही उसमें डाल के देती है और वही आपको बना के देती है। लेकिन क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के ये काम करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको किसी की अदर सहायता नहीं होती है। ये सेल्फ में सक्षम होते हैं खुद का काम करने के लिए। अब ये कौन कौन से होते हैं आपको देख सकते हैं। आपको विंडो हो गया, MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लाइनक्स हो गया और इत्यादि। ये सभी क्या हो गया?
सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता होना चाहिए iOS है ये आपका एप्पल का है सॉफ्टवेयर है, यानी कि एप्पल का विंडो है। MS DOS है ये आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का है, और जो विंडो है ये भी आपका किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। इनको भी आपको याद रखना है किस कंपनी का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इनको भी जानना जरूरी है। जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे हमारे वास्तविक कार्य करने के लिए इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो सॉफ्टवेयर हैं हमारी सिर्फ सहायता के लिए दिए जाते हैं, यानी कि इनको चलाने के लिए ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि इनको चलाने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनकी सहायता ली जाती है। आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके स्वतंत्र होते हैं, जबकि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये इनकी सहायता के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो इनको चलाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। अगर आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ना ही आप वीडियो एडिटिंग ऐप कर यूज कर सकते हैं, ना ही व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ना ही MS ऑफिस यूज कर सकते हैं। कोई भी आपका जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन या कंप्यूटर में व्हाट्सएप नहीं है तो भी आप, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। MS ऑफिस नहीं है तो भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार कैसे कौन सी हेल्प लेना है, कौन से हेल्पिंग के आधार पर काम करते हैं, कौन से विदाउट हेल्पिंग के आधार पर काम करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे कि इनके और उदाहरण बता दें। आपने इतने उदाहरण देख लिए वीडियो एडिटिंग ऐप, व्हाट्सएप, MS वर्ड, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप अदर ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐप। जो भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। आपको सिर्फ मोटा मोटा याद रखना है कि जो भी आप सिस्टम में ऐप डाउनलोड करते हैं वो आपके किस में आते हैं, वो सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि जो कंप्यूटर की गति एवं क्षमता को बढ़ाने या कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि यूटिलिटी है। इसको भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर की गति बढ़ाते हैं या कंप्यूटर को जो सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करते हैं। इनका भी काम होता है, मैनेजमेंट का होता है, लेकिन उतना काम नहीं होता मैनेजमेंट का जितना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं। जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके कॉन्फ़िगर करने में, ट्रबल शूटिंग में और आपके मेंटेनेंस करने में ये काम करते हैं। वो आपके कौन करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनका उदाहरण है जैसे कि आपके एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, आपका एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये मेंटेनेंस करता है। जो आपने फाइल, कोई मान लो वायरस आ गया तो उसको हटाना, आपका वायरस आता रहेगा तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, यानी कि उनकी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए उन वायरस को हटाना, ये भी आपका कार्य होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। फाइल मैनेजर करना, जो भी आपने फाइल डाउनलोड की उसको स्कैन करेगा कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है, अगर वायरस होगा तो उसको हटाएगा। और आपका ड्राइवर भी आपके क्या करते हैं, ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह कंप्यूटर का यूजर के माध्यम से सेतु की तरह कार्य करते हैं। ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको। जो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर और जो यूजर है इसके मध्य ब्रिज का कार्य करते हैं। ये बहुत से, एक बार नहीं, ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे नहीं पूछा जाता, ऐसे ही पूछा सकता है कि कंप्यूटर और यूजर के मध्य जो ब्रिज का कार्य करता है वो कौन कार्य करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यही आंसर आपका, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा, अगर सॉफ्टवेयर में होगा तो आपका जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट है, आगे चलेंगे, कुछ और सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं। ये दूसरा वही चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यह प्रोग्राम का समूह होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, आपका एक प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर को रिसोर्स तथा ऑपरेटिंग को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर के रिसोर्स तथा ऑपरेटिंग को मैनेज करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं इनको भी जान लेना। एक CUI और TUI। CUI का मतलब होता है करैक्टर यूजर इंटरफेस। करैक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो MS DOS है, यूनिक्स है या लाइनक्स है, इसमें आपको कमांड देना पड़ता है। इसमें कोई आपके जो ग्राफ नहीं होते हैं, इसमें कोई ग्राफ नहीं होता, यानी कोई चित्र नहीं होता। जैसे इसमें आप कमांड के जरिए चलाते हैं। कोई भी कंप्यूटर आपको साइंस देखना है या विनवर्ड डाल के आप विंडो को वो MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप करैक्टर के आधार पर जो विंडो होती है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम कहते हैं CUI या TUI, करैक्टर यूजर इंटरफेस या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। जैसे कि फिर दूसरा होता है वो आपका होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, CUI का एग्जांपल होता है MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, यानी कि ये जो है ये करैक्टर के आधार पर होते हैं। जबकि GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पर अगर हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो आपकी विंडो हो गई जिसको आप यूज करते हैं, मैक OS हो गया, Ubuntu हो गया, यूनिक्स GUI हो गया। ये सभी किस पे आधारित हैं? ये आपके GUI पे आधारित हैं। नेक्स्ट है MS DOS का फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले MS DOS को 86DOS के नाम से भी जाना जाता था। MS DOS को पहले किस नाम से जाना जाता था? वो आपका 86DOS के नाम से जाना जाता था। ये मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं करता है। MS DOS में क्या करते हैं, ये ग्राफिकल वो करैक्टर होता है, इसलिए इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं होता है। एक बार में एक ही विंडो खुलती है। आप इसमें एक बार में 2 विंडो नहीं खोल सकते, एक ही विंडो ओपन होगी। इसमें कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, माउस नहीं। इसमें क्या होता है, सिर्फ कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये टेक्स्ट आधार पर होता है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होता है। तो इसमें जो भी लिखना ही है आपको, ऐसा नहीं है कि आप माउस की से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सिलेक्ट नहीं करना होता। इसलिए इसमें सिर्फ किसका उपयोग करते हैं, सिर्फ आपको कीबोर्ड का उपयोग करना है, इसमें माउस का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी विंडो में आपको कीबोर्ड का उपयोग करना है, माउस का उपयोग नहीं करना है, वो आपका MS DOS है। इसके बाद MS विंडो क्या होती है? इसको पहली बार घोषणा की गई थी MS विंडो की 1983 में, और पहली विंडो जो बनी थी 1985 में आई। 1983 में तो इन्होंने MS विंडो की घोषणा की, लेकिन ये आई कब? 1985 में। जो पहली विंडो आई थी जो आपकी, वो विंडो 1.0 आई थी। क्या आई थी? विंडो 1.0, जिसको 1985 में आई। इसमें क्या क्या आया था? इसमें कैलकुलेटर आया था, MS पॉइंट आया था, वर्ड प्रोसेसर आया था। सिर्फ 3 इसमें चीज़ें दी गई थी। वो कौन सी थी? कैलकुलेटर, MS पॉइंट और वर्ड, जो आपका वर्ड प्रोसेसर था। ये आपको 3 चीज़ें दी गई थी। जो आपका विंडो का पहला वर्जन आया था विंडो 1.0 1985 में। इसके बाद जो अभी विंडो आई वो आपकी विंडो 10 वो आई थी जो आपकी 2015 में। इसकी समय पूछा जा सकता है, विंडो 10 कब आई? वो आपके 2015 में आई। इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो का, वो आपका विंडो 11 है, यानी कि विंडो 11 है। ये आया है 24 जून 2021 को। कब आया? 24 जून 2021 को आपकी विंडो 11 आई है, और विंडो 10 आई थी वो 2015 में आई है। पहली विंडो आई थी 1985 में आई थी, जिसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर दिए गए थे? कैलकुलेटर, MS पॉइंट और वर्ड प्रोसेसर को दिया गया था। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप दोबारा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद यूनिक्स की बात करते हैं। यूनिक्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या है? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। आप एक बार आंख बंद करिए और मेरे साथ बोलिएगा, यूनिफ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। इसको लाया गया था 1969 में। जो जो
बेल लैब्स थी, इसके द्वारा जो डेनिस रिची थे इन्होंने बनाया था। कब इसको बनाया गया था? 1969 में जो बेल लैब के द्वारा यूनिक्स को डिजाइन किया गया था, यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया था। यह एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, जबकि लाइनक्स है ये आपका ओपन सोर्स सिस्टम है। यह हाई रिसोर्स होता है, ये हाई सिक्योर होता है। कौन सा? आपका यूनिक्स। लाइनक्स भी आपका सिक्योरिटी है, हाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी आप लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, क्या होता है? लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। मैं मानता हूँ आप जितने भी इसमें देख रहे होंगे, इसमें से लगभग 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ना ही यूनिक्स का ना ही लाइनक्स का। लाइनक्स का होता है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, जबकि आपका यूनिक्स का होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये दोनों की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अब जो आपकी लाइनक्स आई थी वो आपकी 1969 में, वो यूनिक्स आई थी वो 1969 में आई थी, जबकि लाइनक्स आई है वो आपका 1991 में आई थी। 1969 में आपकी जो बेल लैब है इसके द्वारा यूनिक्स को बनाया था, जबकि आपकी इसको बनाया था लीनियर टॉनवोल्ड द्वारा विकसित किया गया था। किसको? लीनियर टॉनवोल्ड। इसको आप याद कर सकते हैं, एल से लाइनक्स, एल से लीनियर, दोनों को किसने बनाया था? लीनियर टॉनवोल्ड ने 1991 में। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका लाइनक्स है वो आपका ओपन सोर्स है, जबकि आपका यूनिक्स था वो आपका क्लोज सोर्स था। यह सिर्फ कर्नेल बेस पे है, ये कर्नेल बेस पे है। और कर्नेल क्या होता है ये आपको मैंने पहले जो वीडियो था उसमें पहला वीडियो में बताया है, कर्नेल का क्या कार्य होता है, कर्नेल होता क्या है, कर्नेल होता कहाँ पे है, ये सभी पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसका लोगो है, जो आपका लाइनक्स का लोगो है, लोगो आपसे बहुत से एग्जाम पूछा गया है कि लाइनक्स है इसका लोगो क्या होता है। इसका लोगो होता है पेंगुइन। जो पेंगुइन पक्षी आपको पता है जो बर्फ में चलता है, बर्फ में रहता है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ये जहाँ पे वहाँ पे क्या है, इसका नाम है पेंगुइन पक्षी। यही आपका लाइनक्स का है, ये आपका लोगो है। इसके बाद नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो से अधिक प्रोग्राम पर एक साथ प्रक्रिया करना क्या कहता है? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रोग्रामों द्वारा, प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामर पर एक साथ प्रक्रिया करना क्या कहता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को मल्टी टास्किंग कहते हैं। अगर एक समय में एक जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है या एक से अधिक चल रहा है तो उसको मल्टी टास्किंग कहते हैं, जबकि अगर एक ही चल पा रहा है तो उसको यूनिटास्किंग कहते हैं। जैसे कि आपका जो यूनिक्स था वो आपका यूनिटास्किंग जो विंडो था, जबकि लाइनक्स है वो आपका मल्टीटास्किंग विंडो है। यानी कि यूनिक्स में आप सिर्फ एक बार में एक ही एप्लीकेशन चला सकते हैं, जबकि आप लाइनक्स में एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन चला सकते हैं। नेक्स्ट है, एक समय में एक से अधिक उपयोगिता को कार्य करने की अनुमति मल्टी यूजर कहलाती है। यानी कि जो लाइनक्स है वो मल्टी यूजर मल्टी एप्लीकेशन सिस्टम है, यानी कि मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ओपन विंडो है। इसके बाद बात करेंगे एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड क्या होती है? एंड्रॉयड आप फ़ोन यूज करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड क्या होता है एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। जैसे कि यह एक मानव दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने एंड्रॉयड का लोगो देखा होगा, शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, जिसमें आपको मानव की तरह दिखाया जाता है, वो आपका होता है एंड्रॉयड सिस्टम। इस प्रकार एक मानव होता है जिसको आपको दिखाया जाता है कि आपका ये एंड्रॉयड है। इस प्रकार आपको कभी ओपन किया होगा फ़ोन तो उसमें देखा होगा, जब स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं तो उसमें इस प्रकार एंड्रॉयड का एक लोगो आता है जो आपका मानव जैसा दिखता है। तो मानव के समान दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है? वो आपका एंड्रॉयड होता है। इसके अधिकतम नाम रखने के सामने जो जो अधिकतम इनके नाम होते हैं एंड्रॉयड के, वो किसके होते हैं? जो खाना होता है, यानी खाने वाले सामान के नाम पर होते हैं। जैसे कि कप कैप, जो कप केक आपने खाया होगा। इसके बाद स्क्लेयर हो गया, डोनट हो गया, जिंजर ब्रेड हो गया, आइसक्रीम हो गया, सैंडविच हो गया, जेली बीन हो गया।
किट कैट हो गया, लॉलीपॉप हो गया, ओरियो हो गया, ये सभी क्या नाम है, एंड्रॉयड के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके नाम है। इनके जो नाम है सभी खाने वाले भी चीज़ों पर अधिकतर होते हैं, क्योंकि ये मानव जैसा दिखने वाला है तो मानव को क्या चाहिए, खाना। तो खाने के लिए खाने के नाम पे इसको रख देते हैं कप कैप, इक्लेयर, डोनट, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो इत्यादि। इसके बाद क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग और जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिनमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि ओपन सोर्स सिस्टम होते हैं जिनके प्लानिंग में, जिनके हम जो लिखे जाते हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं, एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस होता है, ये आपका क्लोज सोर्स होता है। फोटोशॉप होता है, इनमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसे पहले से बने हुए वैसे ही रहेंगे, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अपना आवश्यकता के अनुसार उसको हम यूज कर सकते हैं, जबकि चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद एंटीवायरस हो गया, इसके बाद मैक फ्री हो गया, एंटीवायरस जैसे हो गया, मैक फ्री भी आपका एंटीवायरस है। एप्पल सॉफ्टवेयर हो गया, इनमें भी चेंज नहीं कर सकते हैं। विंडो फ़ोन हो गए, इनमें भी चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है आपके, ये सभी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनके हम प्लानिंग में, जिनके हम जो आपके लिखे जाते प्रोग्राम उसमें हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई गलती है तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं, या फिर अपने अनुसार उनको हम लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओपन, जैसे कि अनवंटू क्या है, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स क्या है, ओपन सोर्स है। क्रोम क्या है, ओपन सोर्स है। मोजोला क्या है, ओपन सोर्स है। मीगो क्या है, ओपन सोर्स है। और जो ओपन ऑफिस है, ये भी आपके क्या है, ऑपरेशन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बग। बग सीधे सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बग से पूछा जाता है, बग क्या है। तो बग है वो आपके जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में पाई जाने वाली जो गलती होती है उसी को हम बग कहते हैं। मान लो कोई भी प्रोग्राम लिखा गया और उसमें बाद में चेक किया तो उसमें कोई गलती पाई गई, जिसको हम क्या कह देते हैं, बग कहते हैं। इसके बाद डीबगिंग क्या होती है। अब अगर हम बग पाई है तो उसको हमको हटाना भी है, क्योंकि अगर हटाएंगे नहीं तो कोई भी जो मालवेयर है वो अटैक कर सकता है, या फिर कोई भी दुर्भावना से कुछ भी उसमें चेंज कर सकता है। तो इसको हटाना क्या कहलाता है, वो डीबगिंग कहलाता है। एरर को ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है, और पाई गई एरर को ढूंढकर उसमें सुधार करना डीबगिंग कहलाता है। डीबग बग आपको समझ में होगा, कोई गलती है, और डीबगिंग है वो आपको गलती को हटाना, वो आपका डीबग कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं पैच। पैच क्या होता है, सॉफ्टवेयर या ऐप को अपडेट करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रोग्राम दिया जाता है, उसे पैच कहते हैं। कोई भी आपका सॉफ्टवेयर जब आप खरीदते हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपने पेड सॉफ्टवेयर खरीदा और उसको जब कुछ भी अपडेट होता है तो आपको एक की देते हैं जिससे आप अपडेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। अगर वो आपके पास की नहीं है तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पैच बोलते हैं। या फिर जो सॉफ्टवेयर अशुद्धि ढूंढकर उसमें सुधार करने के लिए प्रयोग हो उसको क्या कहते हैं, पैच कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर आप जान लेते हैं, ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, ट्रांसलेटर क्या कार्य करते हैं, और ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि ट्रांसलेटर, ये भी आपको महत्वपूर्ण है, ये भी आपका जो है सॉफ्टवेयर में यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर में जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका कंपाइलर होता है, दूसरा असेंबलर होता है, और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। अब आपको कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलर यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन भाषा में बदल देता है। तो पूरा प्रोग्राम है, इसको सिर्फ एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को बदल देगा, किसमें, मशीन भाषा में। यह गलतियों को भी आखिरी में बताता है। ये क्या कहता है, जैसे पूरा पेज आपने लिखा और उसमें जब ये चेंज करेगा तो एक ही बार में पूरा पेज है उसको चेंज कर देगा, और इसमें अगर कोई गलती हो गया तो उसको नीचे मेंशन कर देगा, ये आपकी इसमें गलती थी। एक ही बार में पूरा पेज करके इसको गलती बताता है। नेक्स्ट है वो होता है असेंबलर। असेंबलर का क्या कार्य होता है, जैसे असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। आपको पता होना चाहिए, जब आपने पहला जो आपका वीडियो बनाया था, जो इससे पहले वाले वीडियो में था, उसमें हमने बताया था कि आपको असेंबली भाषा है वो किस जनरेशन में आई थी।
कब यूज की गई थी और उस जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर थे। तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि असेंबली भाषा है वो किस में यूज की गई थी। लेकिन वर्तमान में असेंबली भाषा का यूज नहीं होता है, आप ये समझिएगा। वर्तमान में असेंबली भाषा का यूज नहीं होता है, तो आप ये समझिए असेंबलर है इसका भी यूज अब नहीं होता है। पहले असेंबलर का यूज होता था जब असेंबली भाषा यूज होती थी, लेकिन अब असेंबली भाषा यूज नहीं होती है तो आपका असेंबलर भी यूज नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे इंटरप्रेट का। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये एक बार में एक लाइन को मशीन भाषा में बदलता है और पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और गलतियां भी लाइन पढ़ने के अंत में ही बता देता है। इसमें क्या करता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होता है जैसे कि आपका ये कोई पेज है, इस पेज में उसने अगर इंटरप्रेटर जब काम करेगा तो एक लाइन है, एक लाइन कोई वो मशीन भाषा में बदलेगा और अगर कोई गलतियां होगी तो लाइन के एंड में यहाँ पे बता देगा कि ये गलतियां हैं। दूसरी लाइन पढ़ेगा, दूसरी लाइन को आपको पढ़ने के बाद गलती बताएगा कि इस लाइन में ये गलती है। तीसरी पढ़ेगा, तीसरी बताएगा कि इस लाइन में ये गलती है। जबकि आपका जो क्या जो कंपाइलर था वो पूरे पेज को पढ़ने के बाद यानी पूरे पेज को कन्वर्ट के बाद करने के बाद लास्ट में एक साथ बताता था। तो इससे फ़ायदेमंद कौन होगा और जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं वो होगा आपका इंटरप्रेटर। यानी कि इंटरप्रेटर हमारे लिए अच्छा होता है, जबकि प्रोसेस फास्ट करने के लिए आपका कंपाइलर अच्छा होता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कब कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी यूज करते हैं, यानी कि जनरल पर्पस के लिए हम कोई भी जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि MS वर्ड हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये क्या हो गए, ये जनरल यानी कि सभी लोग यूज कर रहे हैं। आपके चाहे MS वर्ड हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, कोई भी हो, ये सभी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा जनरल पावर। लेकिन कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सॉफ्टवेयर विशेष रूप से बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि किसी कोचिंग का ऐप हो गया, आपको जैसे आप पढ़ते हैं तो कोई भी कोचिंग है उसका जो ऐप बनाया जाता है वो क्या होता है कि उसको कस्टमाइज किया जाता है, विशेष रूप से बनाया जाता है। उसमें कोचिंग के अनुसार कौन सा बैच कहाँ पर रखना है, कौन कौन सी सेटिंग देना है, कौन सा फोल्डर बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, इस प्रकार जो पूरा बनाया जाता है वो आपका कस्टमाइज होता है। और कस्टमाइज का मतलब एक अंतर ये भी समझ सकते हैं, जैसे प्रत्येक कोचिंग होता है जबकि पढ़ाते सभी हैं, ऐप भी सभी के हैं, लेकिन सभी की प्रक्रियाएं या कि सभी के जो चरण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार उसको बनवाया है, इसलिए उसके चरण होते हैं। जबकि आप जो जनरल पर्पज होते हैं, चाहे हम फोटोशॉप भाई यूज करें, भाई फोटोशॉप आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल आप और मेरे में कोई अंतर नहीं होगा। चाहे हम भाई व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, भाई व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, तो ना ही हमारे व्हाट्सएप में कुछ चेंज हुआ, जो व्हाट्सएप में हमारे में आएगा भाई आपके में आएगा। जबकि आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, जो हम यूज करते हैं वो हमारे अनुसार आएगा, जो आप यूज करते हैं वो आपके अनुसार आएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और समझ में आ गया तो अभी तक हमने आपको लाइक करने के लिए नहीं बोला। लगभग क्लास है और आपकी 1 घंटे की होने वाली है, 50 मिनट की हो चुकी है, तो अब एक बार सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे बूटिंग की। सॉफ्टवेयर हो गया बूटिंग, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग भी 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक आपकी कोल्ड बूटिंग होती है, एक आपकी हॉट बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग क्या होती है और हॉट बूटिंग क्या होती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब होने वाली जो बूटिंग होती है उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और जब सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं, किसे हम कहते हैं, जो हॉट बूटिंग होती है इसको सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। जब कभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, जैसे कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद आपको लगा कि हमको अपडेट देना, कुछ आपने अपडेट किया तो आपको पता है कि कंप्यूटर है वो आपको रीस्टार्ट मांगता है कि रीस्टार्ट करिएगा। जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो आपको हॉट या वार्म बूटिंग होती है। और आप जब शुरू में कंप्यूटर आपने बंद किया, बंद करके आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कहीं से भी आए आपको कंप्यूटर का काम पड़ गया, तो आप जब पहली बार स्टार्ट करते हैं तो वो आपका कोल्ड बूटिंग होता है। जब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं तो आपका हॉट बूटिंग होता है। जैसे आप फ़ोन भी है, फ़ोन भी आप जब रीस्टार्ट करते हैं तो आपका हॉट बूटिंग होता है, जिसको हम सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। यहाँ तक आपका पूरा हो गया।
इसके बाद है MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल। इसमें सभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये आपका 1 घंटे का लगभग वीडियो हो गया है। इसमें जो पूरा है आप इसमें हम कंपेयर भी करेंगे MS एक्सेल में क्या है, MS वर्ड में क्या है, इन सभी की बात है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करने वाले होंगे। और आप ये समझिएगा कि आप ये मत सोचना कि महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद तो आप जो माइक्रोसॉफ्ट है ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट के पूरे चैप्टर हैं, चाहे वो आपका MS एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, चाहे आपका वर्ड हो। और इनको जब आप तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इसलिए हम आपको ये है वो दूसरे वीडियो में, यानी कि दूसरा वीडियो होगा उसमें कंपैरिजन करके हम पूरा आपको बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अभी तक अगर चैनल पर नए हैं और तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और पूरा तीनों का वीडियो मिलेगा। आपका पूरा MS जो फाइल होती है उसका पूरा वीडियो मिलने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।